कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अब तक के जो एपिसोड हैं, लास्ट एपिसोड, हम उन पे जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है उस पे बात कर चुके हैं। तो आज जो हमारा अगला एपिसोड है, आप उसमें जो है वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो रहने वाला है। ठीक है जी। तो चलते हैं, अपन बात करते हैं हमारे पास क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, 11th क्लास में हम गैसियस स्टेट एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहां भी हम एक वर्ड सुन चुके हैं जो आइडियल गैस। आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत ही अच्छे से कि आइडियल गैस क्या होती है। तो ऐसी गैसेस जो गैसियस जो लॉ थे, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ, बोल्स लॉ, उन सबको फॉलो करती है, वो गैस थी आइडियल गैस। और वहां से हमने एक इक्वेशन भी देखी थी जिसको कहते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो वैसा ही कोरिलेट करना है हमें हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आइडियल सॉल्यूशन की। तो मैं आपको मेरे प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, उनमें आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सभी कंसेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं हम? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसेंट्रेशन, दैट सॉल्यूशंस आर, या सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उन सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या निकल के आया कि हमें आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहना है जो सारी जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन है, हम कोई भी कंसंट्रेशन अप्लाई करें तो उस कंसंट्रेशन पे राउल्ट लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस which obey Raoult's law at all concentration, and आप टेम्परेचर भी इंक्लूड कर सकते हैं। all temperature are called आइडियल सॉल्यूशंस। और नॉन आइडियल क्या आ जाएगा? बस कुछ नहीं करना है, जहां हमने ओबे लगाया है वहां डू नॉट ओबे आ जाएगा। वो डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखिएगा अब मतलब क्या हुआ राउल्ट लॉ फॉलो करने का या राउल्ट लॉ फॉलो ना करने का। देखिए मतलब क्या हुआ राउल्ट लॉ फॉलो करने का। चलिए इस बात पर हम देखते हैं कि राउल्ट लॉ है वो फॉलो करे तो क्यों हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, या क्या फैक्टर है जिसके कारण हम राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर रखा है, और ये कोई लिक्विड है मेरे पास, और ये लिक्विड ए है। ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है, और मैंने इसमें एक और लिक्विड भर रखा है, बी भर रखा है। और इन दोनों को जब मैंने मिक्सअप कर दिया है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया है, जो सॉल्यूशन है ए बी। ठीक है जी। मेरे पास ए लिक्विड था, बी लिक्विड था, और मैंने उन दोनों को मिक्सअप कर दिया है, और मिक्सअप करने के बाद मेरे पास क्या ऑब्टेन हो गया? ए बी सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। चलिए देखिएगा, हमने इस सॉल्यूशन पर
इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। हम इस सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, और वेपर प्रेशर है वो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। आप जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो देखा होगा, या कभी आप लैब में गए हैं तो एक मैनोमीटर ऑपरेटस आता है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने मैनोमीटर की हेल्प से जो है हमारे पास जो AB सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का मैंने वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, और उस वेपर प्रेशर को मैंने नाम दे दिया P ऑब्जर्व। और ये कैसे कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंट से फ्रॉम मैनोमीटर। मैनोमीटर से मैंने जो है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हम राउल्ट्स लॉ लगा के कैलकुलेट करते हैं। और राउल्ट्स लॉ में पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं, P सॉल्यूशन क्या था, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, या जीटा भी कह लें आप, एक्स मेरी आदत ही हो गई है। P नॉट A जीटा A, P नॉट B जीटा B। अब जानते हैं P नॉट A क्या है, जीटा A क्या है। P नॉट A इज द पार्शियल सॉरी P नॉट A प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर A का, XA is the mole fraction of A, P naught B vapor pressure of pure B, and the zeta B is the mole fraction of B। तो ये सब बातें आप जानते हैं, इस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। मैं इसको P सॉल्यूशन ना लिख के इसको P थ्योरेटिकल लिख देता हूं, मतलब हमने थ्योरी वाइज प्रिंसिपल वाइज इसको क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो मेरे पास दो वेपर प्रेशर आ गए हैं। पहला वेपर प्रेशर जो मैंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, एंड द सेकंड वन P थ्योरेटिकल जो मैंने राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल या राउल्ट्स लॉ लगा के है वो निकाला। तो हमने क्या कहा, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशंस को कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन पे मैंने बिना राउल्ट लॉ लगाए जो वेपर प्रेशर निकाला वो कैसा वेपर प्रेशर था, P ऑब्जर्व। तो अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता हुआ तो यहां से जो वैल्यू आएगी, अगर इस सॉल्यूशन का जो राउल्ट लॉ लगा के वेपर प्रेशर निकालूं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है या इस सॉल्यूशन पे राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है। तो अगर मेरे पास इस सॉल्यूशन के लिए P ऑब्जर्व्ड बराबर आ जाता है किसके, P थ्योरेटिकल के, मतलब ये सॉल्यूशन है वो राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है, और हम इस सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाए कि मैंने एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया और जो मैंने प्रिंसिपली जो मैंने राउल्ट लॉ लगा के वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, अगर उन दोनों वैल्यूज को मैचअप नहीं हो रही है तो वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, जो P ऑब्जर्व्ड है वो डिसिमिलर है, वो बराबर नहीं है किसके, P थ्योरेटिकल के। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहने वाले हैं, वो सॉल्यूशन कैसा होने वाला है प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन होने वाला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ नहीं है, सीधा सा काम है कि जो सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम आइडियल सॉल्यूशन ही हैं वो पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडियल पे हम हमारे अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो मैं यहां बात करता हूं, सबसे पहले अगला जो पॉइंट लेता हूं कि मैं किन किन फैक्टर्स के बेस पे, कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है वो आइडियल होगा और कौन सा सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल होगा। तो मैं यहां एक हेडिंग लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
आइडियल सॉल्यूशन, या मैं कह सकता हूं कि किन किन फैक्टर के बेसिस पे हम जो है किसी सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे मैं किसी भी सॉल्यूशन को क्या कह सकता हूं, आइडियल सॉल्यूशन कह सकता हूं। तो देखिएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं राउल्ट्स लॉ वाला पढ़ा ही चुका हूं। मैं सबसे पहले उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां मेंशन कर देता हूं ताकि हम एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते जाए। पहला कैरेक्टर है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0। अभी मैं मेंशन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आप डरिए मत, घबराइए मत। मैं अभी थोड़ी देर पे हर जो है उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक पे बात करूंगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है, वो भी 0। और तीसरा है इंटर मोलिक्यूलर इंटरेक्शन। इन तीन चीजों के बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, या आप इसको कह सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों में से कोई नाम दे सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इंटरेक्शन मैंने लिख दिया है, इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिएगा, यहां गौर फरमाइएगा, मेरे पास यहां इधर गौर फरमाइएगा, ये मेरे पास एक लिक्विड है जो ए लिक्विड है। तो ए में जो ए के पार्टिकल्स हैं उनमें ए और ए के बीच में बॉन्ड है, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि यहां मेरे पास बी लिक्विड है, मतलब यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो बी और बी के पार्टिकल के बीच में होने वाला है। जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला देंगे तो मिलाने के बाद देखिएगा क्या होगा, जो इन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी और बी, इन दोनों को मुझे तोड़ना पड़ेगा और एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाना पड़ेगा जो किसके बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में बनने वाला है। तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो सोलवेंट जनरली हम ए को क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, और जनरली हम बी को क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। मतलब जो सोलवेंट के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो सोल्यूट के बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा जो सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में होगा, और वो इंटरेक्शन क्रिएट होने वाला है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। चलिए यहां से देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा, मैं ये कहूं कि मुझे इन दोनों पे कंसीडर करना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन था बी, एफ फोर्स को दिखा रहा है, ए बिटवीन ए पार्टिकल एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी पार्टिकल्स, ये हो सकता है वो बराबर हो किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो, ए और बी के बीच में हो। या तो ये कंडीशन हो सकती है मेरे पास, या दूसरी कंडीशन देखिएगा कि मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी, मतलब ये जो पुराने वाले सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो, जबकि सॉल्यूशन बने तो वो सॉल्यूशन आपस में इतना अच्छे से इंटरकनेक्टेड ना हो, उनके बीच में इतना अच्छा इंटरेक्शन ना हो, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो, जबकि जो सोल्यूट और सोलवेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा हो। और तीसरी कंडीशन है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, तीसरी जो कंडीशन है यहां लिख दे रहा हूं मैं, तीसरी जो कंडीशन है वो ये हो सकती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी वो कम हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
ए बी से, मतलब सोलवेंट और जो सोल्यूट हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो, और जब हम सोलवेंट और सोल्यूट की रिएक्शन करा दें तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होने वाली है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होने वाला है वो अट्रैक्शन बढ़ जाए। तो मेरे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जब मैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर क्या बना लूं, सॉल्यूशन बना लूं। तो इन जो दूसरी और जो तीसरी कंडीशन है मैं उस पर अगले एपिसोड में बात करूंगा, ये एप्लीकेबल होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। सिर्फ इस लेक्चर में मुझे फोकस करना है किस पे, कि जो सोल्यूट और जो सोलवेंट के जो पार्टिकल हैं उनमें जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम सोलवेंट और सोल्यूट को मिला देते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल में भी उतना ही अट्रैक्शन होने वाला है जितना अट्रैक्शन किस में था, सोलवेंट में और सोल्यूट में। तो मुझे सिर्फ इस बात पर ही फोकस करना है। इन दोनों बातों पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए मैं जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसमें लिख देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मतलब सोलवेंट के पार्टिकल और सोल्यूट के पार्टिकल वो बराबर हो किसके, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है उसमें। मतलब जितना अट्रैक्शन फोर्स यहां था, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट में था, उतना ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन के पार्टिकल में होना चाहिए। मतलब जितनी डिस्टेंस पे पार्टिकल सोल्यूट या सोलवेंट में थे, उतनी ही डिस्टेंस पे उतने ही अट्रैक्टिव फोर्स से बाइंड अप होने चाहिए किसमें, सॉल्यूशन के पार्टिकल में। ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0। इसका क्या मतलब है जरा सुनिएगा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, वी मतलब वॉल्यूम, मिक्सिंग मतलब मिक्स कर देना, और बराबर मतलब 0 के। मतलब जो सोल्यूट और जो सोलवेंट है उन दोनों को मिक्स कर दूं और सॉल्यूशन बना लूं, तो वॉल्यूम में डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। समझिएगा क्या है, जैसे मेरे पास ये सोलवेंट था, मैंने इसका वॉल्यूम मान लिया है VA। मेरे पास सोल्यूट था, इसका वॉल्यूम मान लिया है मैंने VB, और इन दोनों को मिला दिया मैंने तो इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने क्या, VS। तो चेंज इन जो है, आप देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, चेंज कैसे निकालते हैं आप, V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल कौन सा वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, और इनिशियल कौन सा वॉल्यूम है, VA प्लस VB। तो देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आने वाला है, कब आएगा, जब इन दोनों के वॉल्यूम का सम किसके बराबर हो जाए, इसके सम के बराबर। जैसे मैं कहूं कि VA है वो 7 लीटर हो, VB है वो हो मेरे पास 3 लीटर, और जो VS है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 10 लीटर होना चाहिए। तो ये 7 और 3 10 लीटर, मैंने को 10 लीटर को मैंने मिक्सअप किया और मुझे मिला भी कितना, 10 लीटर। मतलब चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल 0 आया, जितना हमने मिक्सअप किया है सोल्यूट और सोलवेंट का वॉल्यूम, उतना ही मुझे क्या हो गया है, ऑब्टेन हो गया है। कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है, वॉल्यूम में कोई चेंज बिल्कुल नहीं आया है, जितना का जितना हमने मिलाया है मुझे उतना का उतना वॉल्यूम मिल गया है। अगर ऐसी कंडीशन होती है जहां डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 आता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसके पीछे का जो रीजन है उसको मैं खोजने की कोशिश करूं, तो उसको खोजने की कोशिश हमारी कंप्लीट हो जाती है यहां से। देखिएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स वो किसके बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोलवेंट पार्टिकल
एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब जितना अट्रैक्शन पहले था मिलाने से उतना अट्रैक्शन क्या है, बाद में है। मतलब अट्रैक्शन कम ज्यादा नहीं हुआ, अट्रैक्शन कम ज्यादा नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी कम ज्यादा नहीं हुआ। अब देखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा लेना देना वॉल्यूम से। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं गैस की। गैस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम जो गैस का है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, बढ़ जाने वाला है। तो यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज ही नहीं आ रहा, इट मींस वॉल्यूम में भी क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा मतलब डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या आने वाला है, 0 होने वाला है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके लिए डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अगले फैक्टर पे बात करते हैं, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। ये क्या होता है, देखिएगा डेल्टा वही डिफरेंस, H है वो है एंथैल्पी, और मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी। जो मिक्सिंग है आफ्टर मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंथैल्पी होती है किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट है, उस हीट कंटेंट को ही क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। आपने थर्मोडायनामिक्स जो 11th क्लास का है उसमें पढ़ा होगा। आप चलो सीधा सीधा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं चेंज इन हीट। मतलब मैं सोलवेंट और सॉल्यूशन को मिलाऊं तो जो सॉल्यूशन बने तो इस प्रोसीजर के दौरान चेंज इन हीट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिएगा क्या है चेंज इन हीट, चलिए समझते हैं। देखिएगा समझते हैं क्या है चेंज इन हीट। देखिएगा मेरे पास जो है ये था ए और ये था बी। मुझे इन दोनों के बॉन्ड को क्या करना है, डिसोशिएट करना है। और आप जानते हैं जब भी हम किसी बॉन्ड को डिसोशिएट करते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब बॉन्ड का क्रैक होना, बॉन्ड का टूटना कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हमें किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। मतलब सोल्यूट और सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल को मिक्सअप करेंगे तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड टूटते हैं और ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो ये सॉल्यूशन बना मेरे पास AB, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। वो प्रोसेस कैसे होते हैं हमारे पास, एक्सोथर्मिक। मतलब वहां हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो मेरे पास 2 प्रोसीजर होने वाले हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटने वाले हैं सोल्यूट और सोलवेंट के बीच के, तब जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस है कैसा, एंडोथर्मिक। जबकि जब सॉल्यूशन बनेगा तब बॉन्ड बनने वाला है और वो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होने वाला है। चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं। देखिएगा क्या है, देखिएगा जैसे ए था हमारे पास और बी था हमारे पास, इन दोनों के बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो मान लेते हैं हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो
100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। और जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उसके लिए जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव साइन से, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो हमने जब इनके बॉन्ड को तोड़ा तो मान लेते हैं तो जो है एंथैल्पी है वो 100 किलो जूल थी। और जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया तो मान लेते हैं मेरे पास 100 किलो जूल ही एनर्जी है वो क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। रीजन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थे, बराबर थे। मतलब जितनी एनर्जी इनको तोड़ने में लगेगी उतनी एनर्जी क्या होगी, वापस निकलेगी, क्योंकि दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बराबर है। तो देखिएगा तो यहां से आप इसको इस तरह से समझिए कि आपकी पॉकेट है, आपकी पॉकेट है और आपको जो एनर्जी है वो पैसों के फॉर्म में दी जा रही है। तो किसी ने आपको 100 रुपए की एनर्जी दी, ठीक है, और आपने 100 रुपए वापस क्या कर दिए, खर्च कर दिए। मतलब आपके पास 100 रुपए की एनर्जी आई और आपने आगे 100 रुपए की एनर्जी क्या कर दी, लगा दी। तो आप सिस्टम हो, तो आपके पास क्या कोई एनर्जी चेंज हुआ, क्या कोई एंथैल्पी चेंज हुआ? 100 रुपए आपके पास आए और 100 रुपए आपने क्या कर दिए, आपने खर्च कर दिए। तो आपको कोई ना तो एनर्जी जो है एनर्जी का बेनिफिट हुआ और ना ही कोई एनर्जी का लॉस हुआ। मतलब आपके पास चेंज इन एनर्जी कितना है, 0 है। उसी तरह जितनी एनर्जी हमने बॉन्ड को ब्रेक करने में दी उतनी की उतनी क्या हो गई, निकल गई। मतलब चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कौन से सॉल्यूशन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए हम आगे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स देखने के लिए वैसे तो आपको याद ही रखने, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं कि एग्जांपल्स याद करते वक्त हमें क्या सोचना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी ये बराबर होने चाहिए किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड मी, मतलब ए एंड बी। मतलब जितना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोल्यूट सोलवेंट के बीच में है उतना ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन पार्टिकल के बीच में जो है होना चाहिए। तो देखिएगा जैसे मैं पहला एग्जांपल बात करता हूं, C2H5OH इथाइल एल्कोहल प्लस CH3OH मिथाइल एल्कोहल, इन दोनों के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन कहता है। इथाइल एल्कोहल प्लस मिथाइल एल्कोहल दोनों के जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। देखिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये है दोनों ग्रुप, यहाँ मिथाइल जुड़ा है और सॉरी यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो नियरली इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। और जो दोनों ग्रुप हैं उनकी पोलर नेचर भी सेम है, दोनों की जो नेचर है वो भी क्या है, सेम है। दोनों ही अल्कोहल है और दोनों जो ग्रुप है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों जो कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनका साइज भी क्या है, नियरली सेम है। इन दोनों में, इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। साइज का देखिएगा क्या है, क्या रोल है। आपने 11th क्लास में एक फोर्स पढ़ा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नियरली सेम साइज के हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, सेम सा ही रहने वाला है, नियरली सेम रहने वाला है। इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगला एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं एन हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन है प्लस एन हेप्टेन इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। दोनों का नेचर है वो सेम है, दोनों ही नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है, दोनों ही नॉन पोलर है। और इसमें 6 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन है। तो जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हॉटलिस्ट क्या होने वाला है, नियरली सेम होने वाला है। तो इनका एग्जांपल भी क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CCl4 है, जैसे SiCl4 है। तो इनमें भी क्या है, कार्बन और सिलिकॉन है, साइज लगभग सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने वाला है, सेम सा, नियरली सेम होने वाला है। और दोनों में ही 4 क्लोरीन जुड़े हैं, तो क्लोरीन दोनों ही हेलोजन सेम नेचर के हैं, तो पोलैरिटी में भी कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। तो ग्रुप एग्जैक्ट सेम से है, इसीलिए इन दोनों के सॉल्यूशंस को भी क्या कहेंगे हम, जो है आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे C6H5
C6H6 बेंजीन और C6H5CH3 बेंजीन है और इसको कहते हैं टोल्यूइन। तो बेंजीन और टोल्यूइन भी दोनों के पोलर नेचर सेम है, दोनों ही नॉन पोलर है और दोनों के जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ठीक ठीक है, नियरली सेम है। दोनों का साइज दोनों मॉलिक्यूल्स का होगा, दोनों कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल है उनका साइज भी क्या होने वाला है, नियरली सेम, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ क्या है 7 कार्बन है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जहां ऐसे एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके होने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन के होने वाले हैं। अल्टीमेट आपको याद ही करना है, लेकिन मैंने आइडिया दे दिया है थोड़ा सा कि आपको कैसा याद